अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। दोस्तों, मेरा नाम इशफाक अहमद भट्ट है और मैं एक कश्मीरी हूं और करंटली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर पोजीशन पे काम कर रहा हूं। दोस्तों, मुझे सऊदी अरब में 12 साल हो गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि उन दोस्तों तक अवेयरनेस पहुंचा जा सके जो लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं और उनको कोई वे आउट नहीं मिल रहा है कि अगर वो लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं तो उनको कौन से प्रोसेस को फॉलो करना होता है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसमें हम आपको 2 तरीके ऐसे बताएंगे कि आपको किस तरह से सऊदी अरब जाना है और किन वेज को आपको फॉलो करना है ताकि आप सऊदी अरब जॉब के लिए जा सके। तो पहला जो तरीका है, यहाँ पे आपको किसी रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी के पास जाना है जो आपको जॉब देने में हेल्प करेगा। दूसरा यह है कि आप अपना वीजा परचेज कर सकते हैं सऊदी अरब से और यहाँ पे खुद आ सकते हो और यहाँ पे खुद जॉब ढूंढ सकते हैं। तीसरा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अगर कोई भाई यहाँ पे आना चाहता है उसके जो मंथली एक्सपेंसेस है यहाँ पे वो कितने होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो फ्रेशर भाई है, चाहे वो लेबर कैटेगरी के है या बैचलर्स होल्डर है, बैचलर्स डिग्री होल्डर है जिन जो फ्रेशर है, या मास्टर्स डिग्री होल्डर है वो फ्रेशर है, उनकी एवरेज सैलरीज कितनी होनी चाहिए। और उसके बाद हम बात करेंगे कश्मीरी कंसल्टेंसीज अच्छी है या दिल्ली की कंसल्टेंसीज अच्छी है या मुंबई की कंसल्टेंसीज अच्छी है, उस पर भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो पहला तरीका यह है कि आप किसी रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी के पास जा सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं कि मुझे किसी गल्फ कंट्री में जाना है, चाहे आप सऊदी जाना चाहते हैं या दुबई जाना चाहते हैं या किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, तो वो एजेंट आपको आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आपका सीवी मांगेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो एजेंट होते हैं वो आपको आपका पासपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब आप पासपोर्ट देते हैं आप फंस जाते हैं। जब भी आपको जाना होता है बाहर, चाहे इस एजेंट के पास अच्छी जॉब वैकेंसी हो या बुरी जॉब वैकेंसी हो, आपको इन्हीं एजेंट के थ्रू फिर जाना होता है बाहर जॉब के लिए। तो सबसे बड़ी आप गलती यहाँ पे 2 करते हैं। आप पहले एडवांस देते हैं, चाहे 10,000 देते हैं, 20,000 देते हैं और पासपोर्ट भी देते हैं, जिससे आप यहाँ पर बुरी तरह से फंस सकते हैं। और फंस भी जाते हैं कुछ दोस्त जिनको पता नहीं होता है कि हमें क्या करना होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक ब्रीफ वीडियो बनाया है जिसमें आपको मैं पूरी डिटेल दूंगा। अगर आप एजेंट के थ्रू जाना चाहते हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं वो इस वीडियो में हम डिटेल से सीख लेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं, अगर आप एजेंट के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपको कौन से प्रोसेस को फॉलो करना है। दोस्तों, जैसे आप किसी एजेंट के पास जाते हैं जॉब के लिए, मुझे यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे, हमें सऊदी जाना है, तो इसका प्रोसेस ये है, आप जैसे डॉक्यूमेंट्स देते हैं कंसल्टेंसी को, जैसे उनके पास वैकेंसी आती है वो आपको कॉल करवाता है, आप ऑफिस आ जाइए और आपको ब्रीफिंग देता है कि इस डेट पे आपका इंटरव्यू होगा, चाहे वो इंटरव्यू ऑनलाइन होगा किसी एप्लीकेशन के थ्रू या ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन होता है कि अगर कोई डेलीगेशन आती है सऊदी अरब से, वो आपका इंटरव्यू लेगा और आपको सिलेक्शन देगा, चाहे वो मतलब ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, तो आपका इंटरव्यू जरूरी होता है। जिस पोजीशन में इंटरव्यू नहीं होता है वो फेक रिक्रूटमेंट होती है। आपको इन चीजों से बचना है, क्योंकि कोई भी कंपनी, चाहे वो क्लीनर भी हो, इंटरव्यू करती है और देखती है बंदे को कि गुड लुकिंग है, बोलता कैसा है, एटीट्यूड कैसा है। अगर किसी बंदे का इंटरव्यू नहीं होता है, मान लो इन्होंने 50 साल के बूढ़े को भेजा है सऊदी अरब में जॉब के लिए, तो उस वक्त कंपनी में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले एजेंसी या कंसल्टेंसी आपको इंटरव्यू करवाएगी ऑनलाइन या ऑफलाइन। उसके बाद दोस्तों, आपको जैसी आपकी सिलेक्शन आती है, कंपनी आपको ऑफर लेटर भेजेगी। दोस्तों, ये ऑफर लेटर मैं यहां पे शेयर करूंगा अपनी कंपनी की कि ऑफर लेटर किस शेप में होती है और कैसे होती है। मतलब मैं एक रफ एस्टिमेशन देता हूं आपको यहाँ पे कि जो ऑफर लेटर होती है वो किस तरह की होती है। मैं अपनी कंपनी का ऑफर लेटर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, जो मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, जब ये ऑफर लेटर
यहाँ पे कंपनी भेजती है, आपको यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है। कंपनी जब ऑफर लेटर भेजती है, वो आपको ऑफर लेटर ओरिजिनल लेटर हेड पे भेजती है, जिसमें कंपनी का लोगो होता है, जिसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी कहाँ लोकेट है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कंपनी का लोगो होता है, कंपनी की लोकेशन होती है, कंपनी का ईमेल होता है, कंपनी का फैक्स नंबर होता है, कंपनी का टेलीफोन नंबर होता है। और इस ऑफर लेटर में आपकी सैलरी मेंशन होती है, कितनी है, क्या है, अकोमोडेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस ब्रीफ में यहाँ पर इसमें लिखी होती है। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही आपको कंपनी ऑफर लेटर भेजती है, उसके बाद कंपनी क्या करती है, कंपनी वीजा अप्लाई करती है कि अगर कंपनी में मान लो 10 बंदे चाहिए, 20 बंदे चाहिए, 100 बंदे चाहिए, तो कंपनी अप्लाई करती है वीजा किवा प्लेटफॉर्म से, तो वीजा इश्यू हो जाता है। तो यहां पर एक वीजा का खर्चा कंपनी को 2000 रियाल आता है। दोस्तों, जब ये वीजा इश्यू हो जाता है तो इसको एक्टिवेट होने में 3 से 5 दिन, 5 वर्किंग डे एक्टिवेट हो जाता है ऑनलाइन होने में। उसके बाद दोस्तों, कंपनी का काम क्या होता है, जिस एजेंट के साथ वो आगे, चाहे दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो, या हैदराबाद में हो, या किसी दूसरे मुल्क में हो, तो वो एक ऑथोराइजेशन बनाती है जो ये एजेंट होता है उसके नाम पे। उस एजेंट को वो उनका लाइसेंस मांगती है, जिसपे उनका एजेंसी का नाम होता है, जिसमें उनका रजिस्ट्रेशन होता है, तो उस नाम पे उनका ऑथोराइजेशन बनता है, जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। और ये जो ऑथोराइजेशन होती है, उसमें जो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूं, उसमें जो ऑथोराइजेशन में यहाँ पर कंपनी का नाम होता है, जो कंपनी वीजा प्रोवाइड करती है, उसमें डेट होता है कि किस डेट पे यहाँ पे वीजा इशू हुआ है। इसमें आपको जो वीजा प्रोफेशन होता है वो मेंशन होता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसमें कंपनी का जो नाम होता है, उसका लाइसेंस होता है, वो मेंशन होता है यहाँ पे। तो दोस्तों, ये था कि अगर ऑथोराइजेशन कंपनी एजेंट के नाम पे बनाती है। दोस्तों, ये जो ऑथोराइजेशन है, इसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स अटेस्टेशन भी करवाना पड़ता है, तब जाके ये वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाता है। क्योंकि ये जो ऑथोराइजेशन होती है, इसको फिर ऑनलाइन चेक भी करना पड़ता है कि ये एजेंसी को, इस कंसल्टेंसी को, इस कंपनी ने ऑथोराइज किया है, ये वीजा स्टैम्प कर सकता है। उसके बाद दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, पहले ये रिक्वायर्ड नहीं था इंडिया के लिए, ये कुछ महीनों से रिक्वायर्ड है, एक एम्प्लॉयमेंट लेटर। एम्प्लॉयमेंट लेटर एक डॉक्यूमेंट होता है, जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। इस ऑथोराइजेशन लेटर में कंपनी का नाम होता है, कंपनी का जो वीजा होता है उसका वीजा नंबर होता है, जो कैंडिडेट होता है उसका नाम होता है, उसका पासपोर्ट नंबर होता है, उसकी नेशनलिटी होती है, वीजा प्रोफेशन होता है, उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, हाउसिंग कितनी है, अलाउंस कितना है। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन होता है वो मेंशन होता है, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस मेंशन होता है, आपका जो फैमिली स्टेटस है, नहीं है, सिंगल है, वो सारा कुछ इसमें मेंशन होता है। आपका मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज है या नहीं है, आपकी एनुअल वेकेशन कितनी है, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स कितनी है, आपकी जॉब लोकेशन कहाँ पे है, आपका प्रोवेशन कितने मंथ्स का है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस तरह का ये मेरी कंपनी का फॉर्मेट है। जो बाकी कंपनी होती है वो अपनी तरीके से फॉर्मेट में बनवाती है, लेकिन यहां पर ये जो एम्प्लॉयमेंट लेटर है, इसको कंपनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसको हम यहाँ पे सीओसी बोलते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की अटेस्टेशन भी करवानी होती है, तब जाके ये डॉक्यूमेंट लीगल बन जाता है। क्योंकि जब ये स्टैंपिंग के लिए जाता है, वहां पे ऑनलाइन चेक होता है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट लेटर है ये सही है या नहीं सही है, तो उस बेस पे वीजा फिर बाद में स्टैंप हो जाता है। दोस्तों, आपको जब कंपनी से वीजा इश्यू हो जाता है तो 3 डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी होते हैं अगर आप वीजा स्टैंप करेंगे एम्बेसी में। दोस्तों, यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप किसी एजेंट के पास जाते हैं, मान लो आपको डाउट लगे कि ये जो ऑफर लेटर मुझे मिला है ये फेक है, आप एजेंट को इस तरह पकड़ सकते हैं, आप मुझे वीजा दिखाओ,
वीजा में पूरी इंफॉर्मेशन होगी, ये स्टैंपिंग कहाँ होगा, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की जो ओनर का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन है, कमर्शियल रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मेंशन होगा, सारा कुछ डिटेल इसमें मेंशन होगा। पहले आपको उसको बोलना है, पहले हमको वीजा दिखा दो, उसके बाद बोलना है उसको जो ऑथोराइजेशन लेटर आपको कंपनी ने दिया है वो हमको दिखा दो, उस पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स अटेस्टेशन भी होता है। उसके बाद उसको बोलो मुझे एम्प्लॉयमेंट लेटर दिखा दो जिस पे कंपनी ने सीओसी अटेस्टेशन की है और मोपा अटेस्टेशन की है। उसके बाद एजेंट आपको बोलता है मेडिकल के लिए जाओ। आप तक मेडिकल के लिए नहीं जाओ जब तक आपको ये एजेंट 3 डॉक्यूमेंट नहीं देता है। ये आपका बुनियादी राइट है। अगर आप कहीं जाते हैं आपको एजेंट को ये 3 चीजें जरूरी मांगनी है। अगर आपको ये चीजें एजेंट दिखाता है आप तब जाओ मेडिकल के लिए, अगर नहीं देता है आप मेडिकल के लिए नहीं जाओ। उसके बाद दोस्तों होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट एजेंट ऑनलाइन पेमेंट करता है, फी भरता है उसका, तो तब जाके वो रजिस्टर्ड मेडिकल सेंटर में, चाहे दिल्ली में हो या मुंबई में हो, वहां जाके मेडिकल टेस्ट करता है अगर आप सऊदी जाना चाहते हैं। दोस्तों पहले यहाँ पे एक अमेंडमेंट आई है यहाँ पे मेडिकल टेस्ट में। पहले जो मेडिकल टेस्ट था 3 महीने के लिए वैलिड था, अब उन्होंने ये मेडिकल टेस्ट खाली 2 महीने के लिए वैलिड रखा है। उसके बाद दोस्तों एक और नया अमेंडमेंट आया है यहाँ पर, बायोमेट्रिक्स फिंगर रजिस्ट्रेशन। दोस्तों ये इंप्लीमेंट हुआ है 15 जनवरी 2024 से। यहां पर आपको ये जो रजिस्ट्रेशन, फिंगर रजिस्ट्रेशन करवानी है, बायोमेट्रिक्स करवानी है, ये आपको खुद अपॉइंटमेंट लेना है और आपको वीएफएस ताशीर ग्लोबल पे जाके आपकी बायोमेट्रिक्स रजिस्ट्रेशन करवानी है। वो आपको वहां से एक लेटर देगी, वो फिर आपको एजेंट को देनी है और वो जाके बाद में बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और ये जो बायोमेट्रिक्स फिंगर रजिस्ट्रेशन है वो जाके एम्बेसी में लेके वीजा स्टैंप करवाता है। उसके बाद दोस्तों कुछ चीजें आपको शायद पता नहीं हो, चाहे सऊदी में कुछ दोस्त यहाँ पे है उनको शायद पता नहीं है, वो पहले आए हैं। अगर आपके पास वीजा प्रोफेशन लेबर का होता है तो उस सिचुएशन में आपका वीजा स्टैंप होता है, लेकिन उस सिचुएशन में आपको डिग्री, आपकी जो डिग्री चाहे मतलब 10th है, 12th है, बैचलर्स है, कुछ भी है, आप लेबर वीजा प्रोफेशन पे आते हैं, बाद में आप दूसरा काम भी यहाँ पे करते हैं, तो उस सिचुएशन में डिग्री अटेस्टेशन करवाने की जरूरत नहीं है और वीजा यहाँ पे स्टैंप होता है। दोस्तों अगर आपके पास लेबर कैटेगरी को छोड़ के कोई दूसरा प्रोफेशन है, जैसे मान लो आपके पास सेल्स मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, सेल्स सुपरवाइजर है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, टीचर है, डॉक्टर है, लॉयर है, या कोई दूसरा प्रोफेशन है, नर्स है, बाकी है, इसमें डिग्री अटेस्टेशन बहुत जरूरी है। अगर आपके पास डिग्री अटेस्टेशन नहीं होता है आपका जो वीजा है वो स्टैंप नहीं होता है। आपको एजेंट बोलता है मैं वो करूंगा, मैं आपको पैसे दूंगा, नहीं होता है। अगर आपके पास डिग्री अटेस्टेड नहीं है आपका वीजा नहीं लग सकता है। ये नए अमेंडमेंट्स है, यहां पर जो सऊदी गवर्नमेंट ने नए अमेंडमेंट्स जारी किए हैं इंडियन एम्बेसी को, चाहे दूसरे मुल्कों की एम्बेसी को, कि आपको जो भी हाई लेवल वीजा प्रोफेशन है, जैसे मैंने अभी मेंशन किया है, उनकी जो डिग्री है वो इंडियन एम्बेसी या सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेड होनी चाहिए। उसमें जो प्रोसेस है वो 3 से 4 महीने का होता है। उसमें प्रोसेस है, उसमें मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आगे कि अगर आपकी डिग्री अटेस्ट करवानी है वो किस तरीके से हम करवा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद होता है अगर और कुछ वीजाज होते हैं, जैसे स्किल्ड वीजा प्रोफेशन होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, एसी टेक्नीशियन हो गया, उनको वीजा स्टैंपिंग से पहले ये रजिस्टर्ड सेंटर्स है, दिल्ली में है, मुंबई में है, या बाकी स्टेट में जैसे हैदराबाद में है, आपको स्किल टेस्ट देना होता है। अगर आप पास हो गए हैं तो तब जाके आपका वीजा स्टैंप होगा। ये नए अमेंडमेंट्स है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से पिछले 1-2 साल से। उसके बाद दोस्तों ये सब चीजें, जैसे कि एजेंट के पास वीजा होना चाहिए,
ऑथोराइजेशन लेटर होना चाहिए, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स अटेस्टेशन होना चाहिए। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट लेटर, उसको उसके पास यूसी अटेस्टेशन होनी चाहिए, मोफा अटेस्टेशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, जो मेडिकल टेस्ट जो होता है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बायोमेट्रिक फिंगर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तब जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं एजेंट एप्लीकेशन के साथ एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में जाके एप्लीकेशन को सबमिट करता है, तो तब जाके वीजा स्टैंप होता है। दोस्तों यहाँ पर एक और अमेंडमेंट आई है। पहले जो वीजा होता था वो पासपोर्ट पे स्टैंप होता है, पासपोर्ट पे वीजा स्टैंप होता था। अब जो वीजा होता है वो पेपर वीजा मिलता है। पहले पासपोर्ट वीजा पे पासपोर्ट पे वीजा स्टैंप होता था, अब जो वीजा है वो पेपर वीजा मिलता है। दोस्तों उसके बाद कुछ और चीजें हमको जाननी जरूरी है। कुछ पासपोर्ट्स में चेक्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि ईसीआर होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। ये उन भाइयों के लिए होता है जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली होती है, जिन्होंने टेंथ ग्रेड जो होता है उन्होंने पास नहीं किया होता है, तो उनको ईसीआर चेक रजिस्ट्रेशन जरूरी होती है। ये एक पोर्टल होता है जिसमें एजेंट एक खुद करवाता है, उसमें कुछ फीस होता है वो एजेंट भरता है, तो तब जाके ये ऑनलाइन ईसीआर चेक करवाते हैं पासपोर्ट पे। उसके बाद होता है ईसीएनआर, यानी कि इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। वो उन दोस्तों के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है जिन्होंने टेंथ जो ग्रेड है पास किया होता है। तो दोस्तों ये था कि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू सऊदी जाना चाहते हैं, आपको ये सारी चीज़ों की वेरिफिकेशन करनी होती है, क्योंकि आप सब दोस्त, चाहे आपने 10th किया है, 12th किया है, आपने बैचलर्स डिग्री की है, मास्टर्स डिग्री की है, आजकल ज़माना टेक्नोलॉजी का है। अगर आप कंपनी की इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे, अब कंपनी जो आपको ऑफर लेटर मिलता है, आप कंपनी का नाम गूगल पे डाल दो, उनका लिंक कहीं ना कहीं मिलता है। जैसे उनका लिंक्डइन अकाउंट होता है, कोई ट्विटर अकाउंट होता है, या इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, फेसबुक अकाउंट होता है, कहीं ना कहीं वो मिल सकते हैं। अगर वहां भी नहीं मिले, आप उनको टैग करो फेसबुक के। अभी आपको बहुत से सारे इन्फ्लुएंसर मिलेंगे यूट्यूब पे जो सऊदी में हैं और यही काम करते हैं कि हम कश्मीरी भाइयों की हेल्प करेंगे। आपको डरना नहीं है। अगर आपको सऊदी आना है, आपका जॉब वैलिड हो तब आइए। जब दोस्त यहाँ पे आते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे दोस्त फंसे हैं जिनके पास 1200 रियाल 1400 रियाल सैलरी है, 12-12 घंटे की ड्यूटी करवाते हैं। वो इतना नाराज है अपनी जिंदगी से, रोज एजेंटों को फोन करते हैं। घर वालों को पता नहीं होता है, घर वालों को फोन करेंगे, क्योंकि घर वालों को फोन करेंगे तो घर वाले भी परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए इन चीजों से बचने के लिए ये चीजें जो मैंने मेंशन की है इस वीडियो में, आपको जरूरी चेक करना है एजेंट के साथ। एजेंट को बोलना है, अगर आप मुझे भेज रहे हो, आप मुझे बुनियादी राइट जो है, मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। एजेंट नहीं दिखाएगा, एजेंट का लॉस होगा, आपका लॉस नहीं होगा। एजेंट नुकसान में आएगा। एजेंट के पास जब काम नहीं होगा, वो किन बंदों को भेजेगा? स्टेप हमको लेना है, डिसीजन हमको लेना है, क्या करना है। फिर भी आप, अगर एजेंट आपको बोलता है नहीं आप जा सकते हैं, मैं वो करवाऊंगा, एम्बेसी में मेडिकल आपका खराब हो गया, मैं करवाऊंगा, फिर आपकी जिम्मेदारी। फिर आप यहाँ आते हैं, फिर यहाँ फंसते हैं, फिर सऊदी अरब का नाम बदनाम होता है, फिर कश्मीर का नाम बदनाम होता है, क्योंकि आप खुद डिसीजन टाइम पे नहीं लेते हैं कि मुझे करना क्या है, मुझे नहीं क्या करना है। ये सब चीजें आपको खुद सोचना है। आप पढ़े लिखे हैं, हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम को सोचना है कि सही क्या है, गलत क्या है। आपको ये देखना है कि रॉन्ग नंबर कौन सा है, रॉन्ग नंबर को पकड़ो। आजकल कश्मीर में बहुत सारे फेक एजेंट है, 1.5 लाख लेते हैं। यहाँ पे वहां पे बोलते हैं 1600 रियाल तनख्वाह, यहाँ पे 1200 रियाल तनख्वाह होता है, उसमें भी डिडक्शंस होते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए वेरीफाई करो चीजों को। उसके बाद दोस्तों आपको क्या लगता है, जैसे कंपनी के पास वीजा होता है, वो एजेंट को भेजता है। जो कंपनी वीजा इश्यू करती है एजेंट को, वो वीजा स्टैंपिंग में जितना भी चार्जेस लगता है, लगभग 12 से 15,000 या 15,000 पैसा लगता है स्टैंपिंग के लिए, वो भी कंपनी ही देती है। और कंपनी एक जो कैंडिडेट है उसकी टिकट भी बियर करती है, वो पैसा भी देती है। उसके बाद अगर कोई
दूसरा मिसलिनियस एक्सपेंसेस कैंडिडेट पे मतलब एजेंट जो कैंडिडेट पे खर्च करता है वो पैसा भी कंपनी एजेंसी को देती है। दोस्तों, जो जेन्युइन मेरे ख्याल से जो जेन्युइन कंसल्टेंसीज होती है वो ज्यादा चार्ज नहीं करती है। वो कंपनी से पैसा लेती है, उनसे भी पैसा लेती है, फिर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनसे भी पैसा लेती है। मेरे ख्याल से अगर आप मुंबई जाएंगे, आप कश्मीर से नहीं जाओ। कश्मीर में कोई भी एजेंट है वो सब एजेंट्स होते आगे मैं आपको प्रोसेस समझाता हूं कि कश्मीरी एजेंट्स किस तरह से काम करते हैं। दोस्तों, जेन्युइन रेट मेरे हिसाब से 30 से 40-45 हजार से ज्यादा नहीं देना चाहिए आपको। कोई भी वीजा देते हैं, पहले ये भी ज्यादा है, मेरे ख्याल से ये भी ज्यादा है, लेकिन अगर आप मजबूर होते हो, आपको जाना ही जाना है, आप वेरीफाई करो चीजों को, और 30 से 40, आप हार्डली 50 हजार से एक पैसा भी नहीं दे दो। तो दोस्तों, ये जो चीजें मैंने बताई है, ये मैंने बताई है अगर आप किसी रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी के थ्रू जाना चाहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक है इस वीडियो में, वो है आप सऊदी अरब से किसी कंपनी से वीजा खुद परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से सारे कंपनीज है, छोटे छोटे एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं जिनके पास ज्यादा बंदे नहीं होते हैं, उनका ये बिजनेस है। कोई सऊदी होता है, वो 10 वीजा अप्लाई करता है, बेचता है, इनको यहाँ पे लाता है, उनको मतलब जब कैंडिडेट यहाँ पे आता है वो जॉब ढूंढता है, फिर जाके ट्रांसफर लेता है, फिर जाके वो बंदा फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करता है और नए वीजा निकालता है और सेम प्रोसेस में वीजा बेचता है। दोस्तों, इस जो वीजा हम परचेज करते हैं इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस है। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, क्योंकि आप सऊदी जाते हैं, वहां पे आप इंटरव्यू देते हैं, फिर जॉब ढूंढते हैं, जैसे आपकी जॉब लग गई फिर आप जॉब पे जाते हैं। प्रोसेस सिमिलर है, लेकिन इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, बाकी प्रोसेस सिमिलर है। उसके बाद दोस्तों हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि एक जो फ्री वीजा आप लेते हैं, जो आप खुद परचेज वीजा करते हैं, उसमें कितना खर्चा आता है। दोस्तों, जो एवरेज मार्केट रेट है अभी यहाँ पे वीजा की, वो है 6 से 8 हजार। हालांकि कंपनी को 2 ही हजार लगता है वीजा इशू करने में, लेकिन कंपनी तो यहाँ पे मतलब वीजा बेचती है, वो तो पैसा कमाने के लिए वीजा बेचती है, तो इसमें 6 हजार से 8 हजार का खर्चा आता है। एवरेज मार्केट रेट यहाँ पे है उसमें। उसके बाद दोस्तों, जब आप सऊदी अरब आते हैं, आपको जॉब आप चाहे आपको टाइम लगता है जॉब ढूंढने में, या किसी दोस्त के पास उसके अकोमोडेशन में मतलब बैठते हैं, तो आपको जो जब ये वीजा मिलता है उसमें जो वैलिडिटी होती है वो 3 महीने के लिए होती है। उसके बाद यहाँ ड्यूरेशन ऑफ दिस 90 डेज आपको ये रिन्यू करवाना पड़ता है। उसमें 10,350 20 रियाल का प्लस माइनस का डिफरेंस है, प्लस नहीं है, 20 माइनस ही समझो, लेकिन 10,350 मैंने यहाँ पे एवरेज में रखा है। दोस्तों, जब हम आईडी रिन्यू करते हैं, उसको हम आईडी को यहाँ पर इकामा बोलते हैं। तो ये जो इकामा है, गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक 1.5 साल से इसका अमेंडमेंट किया है। पहले 1 साल के लिए रिन्यू होता था, आप इसको 3 महीने के लिए भी रिन्यू कर सकते हैं, 6 महीने के लिए भी, 9 महीने के लिए भी, और 12 महीने के लिए भी। ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि कितने महीने के लिए उनको आईडी रिन्यू करना है, इकामा रिन्यू करना है। दोस्तों, आप जब आपके पास अपना वीजा होता है, मेरी पर्सनल सजेशन है, आपके पास 3 महीने का आरडी वीजा होता है, जिसपे 90 डेज की वैलिडिटी होती है। उसके बाद आप 3 महीने के लिए फिर से रिन्यू करो, आपको 6 महीने का आईडी मिलेगा। अगर आप कोशिश करते हैं, आपको इन्हीं 3 महीने या इन्हीं 6 महीने में जॉब मिलेगा। आपको कोशिश करनी है, आप इधर आ जाओ। मेरी सजेशन है, अगर कोई पढ़ा लिखा दोस्त है जिसने बैचलर्स डिग्री की है, मास्टर्स डिग्री की है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं या बाकी दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं भाई, तो आपको जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो आपको यूज करना पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ पे आएंगे, आपकी जो फिर जॉब है वो आपकी
टैलेंट पे डिपेंड करता है, आपकी कितनी एक्सपीरियंस है, आप में कितना हुनर है। यहाँ पे जब आप आएंगे, यहाँ पे रिकमेंडेशंस उतनी ज़्यादा नहीं चलती। रिकमेंडेशंस मान लो कोई कश्मीरी बंदा एचआर है या दूसरे हाई पोजीशन पे है, वो कितने बंदों को यहाँ पे एडजस्ट करेगा। यहाँ पे हजारों में बंदे फंसे हैं। मुझे यहाँ पे, मैं कल एक फेसबुक लाइव पे जुड़ा था, मुझे अभी तक कम से कम 2000 2500 बंदों ने कॉल किया है। कितनों को उठाऊं? यहाँ पे बहुत सारे फंसे हुए हैं। इसीलिए मैं मजबूर हो गया कि मैं वीडियोस बनाऊं ताकि आपको अवेयरनेस दे दूं, क्योंकि अगर मेरे पास कुछ नॉलेज है एचआर की, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं। तो दोस्तों ये उसके बाद जैसे आईडी, यहाँ पे आईडी का जो खर्चा है 10,350, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर भी एक मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ता है, उसमें 100 रियाल का खर्चा है। उसके बाद दोस्तों आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी खुद करना है, क्योंकि ये जो आपने वीजा परचेज किया है, ये आपने खुद परचेज किया है, तो इसमें जितनी भी कॉस्ट आएगी वो आपको खुद बियर करनी है। जो आपको मेडिकल इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होगा तो आपका आईडी रिन्यू नहीं होगा। दोस्तों मेडिकल इंश्योरेंस का अगर आप सी क्लास ले लेंगे, जिसपे आप अगर खुदा ना खास्ता बीमार पड़ेंगे तो आप हॉस्पिटल जाएंगे, तो वहां पे पैसे कम लगते हैं आपको, यही 10-20% का जो कंसल्टेशन फीस होता है। बाकी उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आगे हम दूसरे वीडियोस में समझाएंगे कि मेडिकल इंश्योरेंस कैसे यहाँ पे वर्क करता है। तो यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस का 2000 का खर्चा आएगा अगर आप सी क्लास ले लेंगे, लेकिन ये जो 2000 है ये मैंने एवरेज में 20 से लेके 30 तक एज वालों के लिए लिया है। और मेडिकल इंश्योरेंस का कॉस्ट जो होता है वो एज पे डिपेंड होता है। जितनी आपकी ज्यादा एज होगी उतनी जो मेडिकल इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। दोस्तों उसके बाद अदर एक्सपेंसेस जो आपको वीजा स्टैंपिंग कराने में लगेंगे, दिल्ली में या मुंबई में जहां आप वीजा स्टैंपिंग करते हैं, वो आपको खुद देने हैं, क्योंकि ये जो वीजा ये आप परचेज करते हैं। उसके बाद जो टिकट है इंडिया से सऊदी, वो भी आपको खुद लेनी है। उसके बाद जो रहना सहना दिल्ली जहां आप वीजा स्टैंपिंग करते हैं वो भी आपको खुद बियर करना है। उसके बाद जब यहाँ पे आते हैं, आपको यहाँ पे आना है, आपको खुद एकोमोडेशन ढूंढनी है, आपको खुद जॉब ढूंढना है, ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे अगर आप आएंगे, आपके दोस्त है यहाँ पे, आपके रिलेटिव्स हैं यहाँ पे, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास डिग्री होती है, अगर आपके पास इंडिया में एक्सपीरियंस है, आप टैलेंटेड है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। हर किसी को यहाँ पे बंदे वेट करते हैं, चाहे 2 महीना, चाहे 3 महीना, चाहे 4 महीना, आखिर में सबको जॉब मिलती है। क्योंकि जॉब जो यहाँ पे फ्री वीजा पे है, जो वीजा परचेज करता है उसको अच्छी सैलरी मिलती है। उसकी स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 3,500 4,500। जो मतलब जिनकी एक्सपीरियंस उतनी ज्यादा नहीं होते, जिनकी एक्सपीरियंस अच्छी होती है, उनको 7,000 भी मिलते हैं, उनको 8,000 भी मिलती है, उनको उससे ज्यादा भी मिलती है। लेकिन एवरेज में जो लोग नए होते हैं, जिनकी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते, उनको 3,000 3,500, और कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, कंपनी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है। तो इस बीच में 3,500 सैलरी उनको स्टार्टिंग मिलती है, जो बंदे नए होते हैं, जो फ्री वीजा पे आते हैं। दोस्तों ये था कि अगर आप वीजा परचेज करते हैं किसी सऊदी कंपनी से, या किसी रिलेटिव के थ्रू, या किसी फ्रेंड के थ्रू, तो ये था दोस्तों दूसरा तरीका अगर आप सऊदी आना चाहते हैं। तो तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हमारे कश्मीरी भाई यहाँ पे आते हैं, वो अक्सर ये पूछते हैं कि यहाँ पे कितना खर्चा लगेगा उनको मंथली। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो रफ एवरेज में लिया है वो है 500 रियाल। 500 से कम मेरे ख्याल से नहीं लगता होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ब्रेकडाउन बनाई है। जैसे कि आपको घर फोन करना है, आपको इंटरनेट जरूरी है, तो मैंने यहाँ पर 70 रियाल लिया है, जो सबसे कम पैकेज है मंथली जैन का,
जिसमें कंपनी आपको 10 GB का डेटा देती है और लोकल कुछ ही 500 मिनट्स। उसके बाद दोस्तों आपका खाना 300 रियाल, अगर कम, मेरे ख्याल से उससे कम नहीं होगा। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पर 100 रियाल रखा है, जैसे कि आप एक कॉलिंग के लिए जब आप घर करते हैं तो यहाँ पे $1 खरीदना पड़ता है। उसके बाद अगर आप कुछ बाहर से खाते हैं, पेप्सी पीते हैं या कपड़े धोते हैं, साबुन लाते हैं या दूसरी चीजें लाते हैं, तो उसमें मैंने 100 रियाल अदर एक्सपेंसेस में रखा है। वो आप किसी भी चीज के लिए रख सकते हैं, जैसे आप कभी कपड़े खरीदते हैं या कुछ और चीज खरीदते हैं, तो मैंने यहाँ पर 450 से लेके 500 तक एवरेज मंथली एक्सपेंसेस रखा है। और ये उन दोस्तों के लिए है जो कंपनी वीजा पे आते हैं, जिनको कंपनी अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं। जिन लोगों को कंपनी और अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते तो उनका ये कॉस्ट अलग से होता है, क्योंकि कुछ दोस्त आते हैं यहाँ पर फ्री वीजा पे, उनको कंपनी अलाउंस देती है, हाउसिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। तो बाद में ये जो मैंने यहाँ पर एवरेज लिया है उन दोस्तों के लिए है जो यहाँ पर कंपनी वीजा पे आते हैं और उनको कंपनी ट्रांसपोर्टेशन एंड अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों ये था कि मंथली एवरेज एक्सपेंसेस कितने हैं सऊदी में, ये मिनिमम है। मैक्सिमम इससे भी ज्यादा होता है, वो आपकी परचेजिंग कैपेसिटी पे डिपेंड होता है कि आप कितना खर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लो 1400 रियाल सैलरी है, 1600 रियाल सैलरी है, तो यहाँ पर आपको सोचना है अगर मैं 1400 रियाल पे आ गया, 1200 रियाल पे आ गया, तो पहले ये 500 रियाल कटेंगे, फिर आपको सोचना है कि मेरा बचेगा कितना। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ अगर आप यहाँ पे आना चाहिए, आप पहले मार्केट रिसर्च करो। ये नहीं कि जैसे कोई बंदा आता है यहाँ पे, वो एक्साइटेड होता है घर में, नहीं मुझे सऊदी जाना है, मुझे सऊदी जाना है, जैसे ही 2 दिन होते हैं ना फिर पछताता है मैं क्यों आया था। रिसेंटली मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई थी, उन्होंने एक दोस्त के थ्रू मुझे कांटेक्ट किया था। उसमें एक बंदा था, वो बहुत रोता था। उसने मेरे ख्याल से MSc किया था, उसकी सैलरी 1000 रियाल थी। फिर मैंने उसको बहुत डांटा, मैंने बोला आप पढ़े लिखे हो, उसके साथ 8th पास 10th पास भी थे। मैंने बोला चलो मान लो उनमें मतलब ज्यादा नॉलेज नहीं थी, उनमें ज्यादा एजुकेशन नहीं थी, वो आए, आप क्यों आए? उसने मुझे ऐसे रीजंस दिए, मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं। मेरे घर वाले मुझे पुश कर रहे, मैंने बोला नहीं, अगर आप मास्टर्स डिग्री होल्डर है, इतना पैसा जितना आप यहाँ पे कमाते हैं उतना पैसा आप कश्मीर में भी कमा सकते थे। यहाँ आप दिल्ली जाके, मुंबई जाके, बेंगलोर जाके इतना पैसा कमा सकते थे, क्योंकि आपके पास मास्टर्स डिग्री है। तो दोस्तों ये सब चीजें आपको सोचनी है। मेरा काम है आपको इंफॉर्मेशन दे दो, मेरा काम ये नहीं है कि आपको जॉब दे दो, क्योंकि मैं एक HR हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 बंदों को एडजस्ट कर सकता हूं। बाकी जो 2000 3000 है, यहाँ पर लोग खुद फंसे हैं, खुद प्रॉब्लम्स में है। जब खुद रोज खुद बंदे आते हैं, उनको अवेयरनेस नहीं होती, अगर पता भी होते तब भी आते हैं, फिर फंस जाते हैं, फिर यहाँ पे आके रोते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे सैलरीज कितनी होनी चाहिए अगर फ्रेशर लेबर कैटेगरी का हो। दोस्तों अगर वो 10th पास हो, 12th पास हो, मेरी सजेशन है अगर उसकी सैलरी 1800 से लेके 2200 तक है तब आओ इधर, क्योंकि यहाँ पे 500 रियाल आपको डिडक्ट होने हैं जो आपको पर्सनल एक्सपेंस में लगेंगे। उसके बाद आपके 1300 रियाल बचेंगे। अगर 1300 रियाल आप कन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में, वो एवरेज में 27,000 रियाल, 27,000 इंडियन पैसा बनता है। उसके बाद दोस्तों फ्रेशर सैलरी बैचलर्स डिग्री होल्डर के लिए अगर आप यहाँ पे आएंगे, अगर आप रिलेटेड जॉब ढूंढना चाहते हैं किसी एजेंट के थ्रू, आपकी सैलरी मिनिमम 3000 से 3500 तक होनी चाहिए। और वो जो सैलरी है उसका जॉब भी आपकी सेटिस्फेक्शन के रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपकी बैचलर्स डिग्री है, आपको अच्छा जॉब मिलना चाहिए जिसमें ग्रोथ हो, ताकि अगर आप 2 साल 3 साल काम करेंगे, फिर आप अगर बाद में कंपनी चेंज करेंगे या दूसरे वीजा पे आएंगे, तो उस वक्त आपकी जो वैल्यू है वो अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अच्छे जॉब पे होंगे
यहाँ पे आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, आपको कंपनीज प्रेफर करेगी। यहाँ पे मैं खुद एचआर हूँ, यहाँ पे रिकमेंडेशंस नहीं चलती है। जिस बंदे के पास टैलेंट होता है, कैपेबिलिटी होती है, एक्सपीरियंस होती है, उसको हर कोई ये मेरी ही कंपनी नहीं, यहाँ पे हर कोई कंपनी, चाहे सऊदी में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसको प्रेफर करते हैं। क्योंकि जो कंपनीज होती है उनको अर्निंग करनी होती है। अगर किसी बंदे को वो 3,000 रियाल सैलरी देती है, उस बंदे से वो कम से कम 10 से 15,000 रियाल तक का काम लेगी, तब जाके कंपनी उसको सैलरी देगी 3,000 रियाल। दोस्तों उसके बाद आता है फ्रेशर सैलरी। मास्टर्स डिग्री होल्डर उसको कितनी होनी चाहिए? मेरे ख्याल से उसको 4,000 रियाल से लेके 7,000 रियाल तक होना चाहिए, और उसकी जो डिग्री है और जॉब भी उसकी डिग्री के रिलेटेड होना चाहिए। दोस्तों ये जो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया है, ये मेरी पर्सनल सजेशन है कि आपको, क्योंकि मुझे यहाँ पर 12 साल हो गए हैं, मुझे अब मार्केट का पूरा पता है। ये मेरी पर्सनल सजेशन है। ये जो लेबर कैटेगरी है इसकी 1800 से 2200 रियाल। जो फ्रेशर लोग हैं, बैचलर डिग्री होल्डर है, उनको 3,000 से 3,500 तक। उसके बाद मास्टर्स डिग्री होल्डर फ्रेशर, उनको 4,000 से लेके 7,000 तक। अगर आप फिर भी बाद में खुद आना चाहते हैं कम सैलरी पे, वो आपका पर्सनल डिसीजन है। मेरा काम है आपको अवेयर करना, डिसीजन लेना आपका काम है। आप एक्ट करेंगे मेरे काम पे। मैंने जो ये वीडियो बनाया है वो आपकी अवेयरनेस के लिए मैंने बनाया, ताकि आपको मार्केट का नॉलेज पता हो। उसके बाद आप डिसीजन ले, आपको यहां आना है या नहीं आना है। दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि कौन सी कंसल्टेंसीज अच्छी है, मुंबई की, दिल्ली की या कश्मीर की। मेरी पर्सनल सजेशन है कि मुंबई कंसल्टेंसी सबसे बेस्ट कंसल्टेंसीज है। मैं किसी एजेंसी को नहीं जानता हूं, क्योंकि मेरी जितनी भी मार्केट फीडबैक है, जितने लोग यहां पर आए हैं, जितने लोगों को मैं जानता हूं जो अच्छे जॉब्स पे है, वो सारे मुंबई कंसल्टेंसी से आए हैं। कुछ लोग दिल्ली कंसल्टेंसी से भी आए हैं, लेकिन कश्मीरी कंसल्टेंसीज वो हमेशा लेबर कैटेगरी की जॉब्स ही प्रोवाइड करती है, जिनकी सैलरी 1200 से लेके 2,000 तक कभी बढ़ी ही नहीं, जिनकी सैलरी कभी 2,000 से ज्यादा हुई ही नहीं। दोस्तों हमें यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझना है। मैं आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि कश्मीरी कंसल्टेंट जो है वो आपसे 1 लाख, 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000 क्यों लेती है? तो यहां पर आपको ये जो एजेंसीज प्रोसेस है वो आपको समझना है। मान लो कंपनी को 200 बंदों की जरूरत है। ये क्या करती है? ये डायरेक्ट कंसल्टेंसी को उनको कांटेक्ट करती है, जिनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है या उनके साथ वो काम करते हैं। जब उनके पास वीजाज होते हैं, उनको वो टाइम लिमिट देते हैं। भाई अगर आपके पास हमने 2,000 जॉब वैकेंसी या वीजा दिए हैं, आपको ये जो 200 जॉब वैकेंसी जो हमारी कंपनी में, आपको इस या 1 मंथ में या 2 मंथ्स में आपको हमको किसी भी हालत में देना है। तो ये डायरेक्ट कंसल्टेंट क्या करता है, इसको ऊपर से प्रेशर आता है, इसके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो 1 मंथ में पूरे 200 या मान लो 200 या 300 या कोई भी नंबर, या जब रिक्रूटमेंट बल्क में होती है, तो ये डायरेक्ट कंसल्टेंट क्या करते हैं, ये सब एजेंट्स को कांटेक्ट करते हैं। सब एजेंट्स को ये क्या करते हैं, भाई आप लो, उनके पास मान लो 200 मैंने बताया नंबर, ये इनको मान लो 100 देता है, 100 ये खुद करता है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, बाकी ये सब एजेंट्स को देते हैं। ये जो सब एजेंट्स होते हैं, ये जो डायरेक्ट कंसल्टेंट्स होते हैं, ये सब एजेंट्स को बोलते हैं ये लो 100 वीजाज, आपको मुझे हर वीजा में 20,000 देना है। ये एग्रीड हो जाते हैं, ओके मैं आपको हर वीजा का 20,000 देता हूं। अब ये जब कैंडिडेट सर्चिंग करते हैं,
ये 40,000 लेते। और ये यहाँ पे और एक चीज करते हैं, इनकी कैपेसिटी होती है या इनको दूसरे मतलब एजेंटों के साथ काम भी करना होता है, तो ये 50 वहां से उठा के सब कंसल्टेंसी को देते हैं। उनको ये बोलते हैं मुझे 40,000 दे दो। उनको डायरेक्ट कंसल्टेंट को कितना देना है, उसको 20,000। तो यहां पर इसको एक वीजा का मान लो 20,000 बनता है। उसके बाद ये जो सब कंसल्टेंट होते हैं, ये और सब कंसल्टेंट को देते हैं जिनकी लाइसेंस नहीं होती है। लाइसेंस खाली डायरेक्ट कंसल्टेंट के पास होती है, या कोई सब कंसल्टेंट जिसके पास लाइसेंस होता है, या वो सब कंसल्टेंट जो डायरेक्ट कंसल्टेंट होता है उसकी लाइसेंस को यूज करता है और कैंडिडेट्स को लाता है, और फिर जो वीजा होता है इसी कंसल्टेंट के थ्रू, जो डायरेक्ट कंसल्टेंट होता है इसके थ्रू वो वीजा स्टैंपिंग करवाता है। उसके बाद दोस्तों ये जो मतलब सब कंसल्टेंट होता है ये अनरजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स को भी देता है। ये ही प्रोसेस आगे चलता है जिसमें डायरेक्ट कंसल्टेंट से लेके जो अनरजिस्टर्ड कंसल्टेंट होते हैं 7-8 कंसल्टेंट बीच में होते हैं, और उस प्रोसेस में यहां पे जो वीजा की रेट होती है वो बढ़ जाती है। जब दोस्तों ये कश्मीर पहुंच जाता है वीजा, उसमें कम से कम 6 से 7 कंसल्टेंट होते हैं। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं एचआर में रहा हूं, मुझे पूरा पता है कि वीजा प्रोसेस में कैसा हो जाए। अगर डायरेक्ट कंसल्टेंट होते हैं तो 20 से 30,000, मैक्सिमम 40,000 पैसा वो ले लेंगे। जब ये कश्मीर पहुंच जाता है, मतलब इसमें बहुत सारे एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जब ये कश्मीर पहुंच जाता है वो अपना, अगर वो वीजा देता है वो तब काम करेगा जब वो पैसा कमाएगा। उसके बाद जब पहुंचता है वो कम से कम 40 से 50,000 का अपना बेनिफिट रखता है। मान लो उसके पास वीजा 80,000 तक पहुंचता है, वो 130 में क्यों देता है, 120 में क्यों देता है? वो पहले अपने 40,000 अपने 50,000 रखता है, तब जाके कैंडिडेट को देता है भाई आपको देना है, देना है, नहीं देना है। उस जो एक कैंडिडेट होता है उसमें मान लो 50 से 60% ऐसे होते हैं जिन्होंने खुद अपने आप को फंसाया होता है, उन्होंने पासपोर्ट दिया होता है, उन्होंने एडवांस दिया होता है, वो जाके बोलते हैं एजेंट को एडवांस वापस दे दो, वो नहीं, वो उधर से मतलब उनके टैक्टिक्स ऐसे होते हैं कि वो ऐसे बात करते हैं जो मतलब कैंडिडेट होते हैं, इंसान बोलता नहीं ये तो फरिश्ता है। जब वो पैसा लेता है, जब वो पैसा लेता है, लोग आते हैं इधर, फिर किसी का मेडिकल खराब होता है उसका अलग पैसा लेता है, मेडिकल में जितना पैसा लगता है वो भी कैंडिडेट को देना है। तो पहुंचते पहुंचते ये कैंडिडेट कम से कम 1.5 लाख तक पहुंचता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप दोस्तों से, जो दोस्त 1200 रियाल पे आते हैं, 1200 रियाल पे पहले आपको 500 उठाना है, फिर बचता कितना है? बचता है 700 रियाल। 700 रियाल में आपको पहले घर भेजना होता है पैसा। आप कितना भेजते हो? आप सारा पैसा उठा के घर भेजते हो। दूसरा, अगर आप 700 कन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में, वो कितना बनता है? मान लो वो 15,000 से 16,000 बनता है। आप 16,000 डिवाइड बाय 12 करो। आप यहां पे देखो, जो आपने पैसा वीजा पे खर्च किया है 1.5 लाख, वो आप मोस्टली 2 साल में कमाते हो। तो सॉरी, वो आप 1 साल में कमाते हो, 1-1.5 साल में वो पैसा कमाए। तो आप आते क्यों हो 1200 पे? आप यहां पे आते हो, अगर जैसे आपके पास वीजा आता है, आपको लगता है अगर मैं यहाँ पे आ गया हूं, मैं फंस गया हूं। आप मेरी पर्सनल मतलब मैंने बहुत से लोग यहाँ पे देखे, यहाँ पे बहुत से दोस्त फंसे हैं। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है सबसे, 1200 रियाल पे इधर मत आ जाओ। आप यहाँ पे आते हो, फंसते हो, फिर सब यहाँ पे मुल्क का नाम बदनाम होता है। आप आओ, अच्छे जॉब्स पे आओ, वेरीफाई करो पहले। अगर आपकी सैलरी 1800 रियाल है, लेबर कैटेगरी में जो 10th पास है, 12th पास है, आ जाओ। लेकिन उसमें मास्टर्स डिग्री होल्डर, बैचलर डिग्री होल्डर, उनसे मेरी दरखास्त है, प्लीज मत आ जाओ इधर। आपके पास, आपने पढ़ा है, किस लिए पढ़ा है? आपने इसलिए पढ़ा है कि मेरा जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, वो अच्छा हो जाए। बाकी आप डिसीजन लेना आपका काम है, मेरा काम है आपको अवेयरनेस देना। अगर फिर भी आप यहाँ पे 1200 पे आते हैं, 1400 पे आते हैं, कुछ लोग मैंने देखे 1000 पे ही आते हैं, 1100 पे ही आते हैं, वहां एजेंट उनको बोलता है नहीं भाई 1600 रियाल है,
1200 रियाल है, 1800 रियाल है। यहाँ जाके जब वो आते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स है, कीवा कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो खुद उनको बेचते हैं, उनसे ओटीपी लेते हैं। ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट जब बेचते हैं, वो उनका लॉगिन करते हैं, उनसे ओटीपी लेती है, तो तब जाके वो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट खुद एक्सेप्ट करती है। तो कैंडिडेट को पता ही नहीं होता है, क्योंकि जब बंदा यहाँ पे आता है, फ्रेशर होता है, अगर उसको कंपनी कुछ बोलती है वो डरता है, शायद मुझे कंपनी वापस नहीं भेजेगी। यहाँ पे रूल है, अगर आप यहाँ पे आए हैं, कंपनी आपको 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड देती है। इन 3 मंथ्स प्रोबेशन पीरियड में दोनों पार्टी का हक होता है, वो जॉब छोड़ सकते हैं। अगर आपको जॉब पसंद नहीं आता है, आपको लगता है मैं फंस गया हूं, आप डायरेक्ट कंपनी को अप्रोच करो, आपकी टिकट खुद करनी है, आप जा सकते हैं। अगर कंपनी आपको नहीं छोड़ती है, यहाँ पर लेबर कोर्ट है, आप लेबर कोर्ट में इनको ऑनलाइन केस करो, लेबर कोर्ट में पर्सनल विजिट करो, उनको बोलो मेरा प्रोबेशन पीरियड है, मुझे कंपनी नहीं छोड़ती है। यहाँ पे लेबर कोर्ट में 7 दिन में फैसला हो जाता है, दोनों पार्टियों को बुलाया जाता है, उनसे राय पूछी जाती है, आपका जो ये केस है 7 दिन में चालू करो। नहीं होता है, फिर जाके आगे चलता रहता है। लेकिन प्रोबेशन पीरियड में लेबर लॉ है, कोई भी कंपनी किसी बंदे को नहीं रोक सकती है। प्रोबेशन पीरियड में वो जाना चाहता है, चाहे वो लोकल वीजा पे हो, लोकल रिक्रूटमेंट पे हो, या इंडिया से आया हो, या किसी मुल्क से आया हो, प्रोबेशन पीरियड में इंसान वापस जा सकता है, वो रिजाइन कर सकता है, उसको कंपनी भी निकाल सकती है 3 मंथ प्रोबेशन पीरियड में। और यहाँ पर एक और पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पर जो प्रोबेशन पीरियड है, कंपनी जो है वो 3 महीने का प्रोबेशन नोटिस पीरियड भेज सकती है, जो रिटर्न होना चाहिए, जिसमें कैंडिडेट का साइन होना चाहिए। अगर यहाँ पे दोनों पार्टीज का राइट होता है, दोनों पार्टी रिफ्यूज कर सकती है प्रोबेशन पीरियड। अगर कैंडिडेट को पसंद नहीं है जॉब, वो छोड़ सकता है। अगर कंपनी को कैंडिडेट पसंद नहीं है, वो भी इसको निकाल सकता है। दोस्तों, ये मैंने जो इंफॉर्मेशन दिया है, होप आपको समझ आ चुका होगा कि जो अगर आप सऊदी आना चाहते हैं तो उसके 2 तरीके हैं। एक एजेंट के थ्रू आ सकते हैं आप, दूसरा है आप अपना वीजा परचेज कर सकते हैं, सऊदी आ सकते हैं और खुद जॉब ढूंढ सकते हैं। उसके बाद मैंने दोस्तों बताया कि मंथली एक्सपेंसेस यहाँ पे कितना लगता है, वो 500 रियाल का लगता है। उसके बाद मैंने फ्रेशर्स की सैलरी भी बोली है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है कि कौन सी कंसल्टेंसीज अच्छी है। वो बेस्ट है मुंबई जाओ। इसमें अगर आपका एक ग्रुप बनता है दोस्तों का, चाहे आप कहीं मिलते हैं, आप जाओ, 7 से 8 लड़कों का ग्रुप जाओ, वहां आप जब रहेंगे, आप शेयरिंग में रहेंगे, आप होटल में रहेंगे या कहीं और रहेंगे या किसी दोस्त के पास रहेंगे, तो इससे खर्चा आपको कम जाएगा। अगर आप इकट्ठे जाएंगे जॉब के लिए, मुंबई जाएंगे जॉब सर्च करने के लिए, किसी एजेंट को पकड़ेंगे वहां पर, जब बंदे ग्रुप में होते हैं तो इंसान को हिम्मत मिल जाती है, नहीं मेरे पास बाकी भाई भी है, नहीं हम रहेंगे। जब बंदा अकेला होता है, शायद इसी वजह से वो डरता है, इसी वजह से वो जल्दी आता है, वेरीफाई नहीं कर पाता है चीजों को। तो ये था दोस्तों कि अगर आपको सऊदी आना है तो आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी फॉलो करें। मेरा चैनल यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है। दोस्तों, मैं इस चैनल पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी सिखाता हूं और मैंने डिसाइड किया है कि मैं सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस पे डालता रहूंगा, दोनों चीज़ों को डालता रहूंगा, MS एक्सेल को भी, और जो सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी मैं इंशाल्लाह रेगुलरली अब वीडियो बनाऊंगा।